खबरों की शुरुआत आज की सबसे अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित होने वाले राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म का सुझाव दिया। राज्य का एक टैग हो लेकिन पहचान समान हो, इस पर साथ मिलकर विचार पर चर्चा करने की भी उन्होंने बात कही। नागरिक कर्तव्य प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये पंच प्राण वरना। साथियों, यहां आप में से अधिकतर या तो राज्य को नेतृत्व दे रहे हैं या फिर सीधे सीधे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कानून व्यवस्था का सीधा संबंध राज्य के विकास से है। इसलिए राज्यों में विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में आप सभी के निर्णय और नीतियां और आपकी रीति ये बहुत अहम है। साथियों, कानून व्यवस्था के पूरे तंत्र का विश्वसनीय होना जनता के बीच उनका परसेप्शन क्या है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक और विषय हमारे देश की पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आज देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, वन नेशन वन ग्रिड बना है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है, वैसे ही पुलिस की वर्दी को भी लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है। क्या हमारे राज्य मिल बैठ करके, इससे बहुत लाभ होंगे। एक तो क्वालिटी मटेरियल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि मास स्केल पर होगा। कैप होगी तो करोड़ों में कैप की जरूरत पड़ेगी, बेल्ट चाहिए तो करोड़ों में चाहिएगा। और देश का कोई भी नागरिक कहीं पर भी जाएगा, देखते ही उसको पता चले हाँ ये पुलिस वाला है। अब जैसे पोस्ट ऑफिस का डिब्बा, हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी को मालूम है ये पोस्ट का डिब्बा है, यहां ना कागज डाला वह पहुंचता है। एक पहचान होती है। हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में हम सोचें, साथ मिलकर के सोचें, कोई किसी पर थोपने की जरूरत नहीं है। एक इवॉल्व करें। आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा और एक दूसरे की ताकत में इजाफा होगा। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने। चिंतन शिविर से संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश भर का भरोसा जीत रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तर पूर्व, आज हम भरोसा जीत रहे हैं। विकास की बहती धारा से विनाशकारी ताकतें भी हथियारों को छोड़कर साथ चलने के लिए विवश हो रहे हैं। और जब हम विकास, साथियों, जम्मू कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो, आज हम विश्वास गेन कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव ताकतों को भी मुख्य धारा में आने का मन करने लगा है। और जब हम विकास उनको नजर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, उनकी अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं, तो वे भी अब शस्त्रों को छोड़ करके साथ चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसी प्रकार से बॉर्डर और कोस्टल एरिया में हमें विकास की ओर देखना होगा। बजट में भी वाइब्रेंट विलेज की बात कही गई है, आपने इस पर सोचना चाहिए। कॉरपोरेट मामलों के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में व्याप्त शांति अच्छे निवेश के रूप में लाभांश देगी। राव इंद्रजीत सिंह ने आज SKICC श्रीनगर में राज्य स्तरीय निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। निवेश सारथी वाहनों को लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी हिस्सा लिया। कश्मीर में पहली बार हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का फंक्शन हो रहा है और हम जगह जगह एक व्हीकल को भेजेंगे जिसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि बेस्ट
बैंकिंग प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, आपको बैंक अकाउंट क्यों खोलने चाहिए, और जो भारत सरकार की जो जितनी भी सुविधा देने वाली स्कीम्स हैं उसका लाभ किस तौर के ऊपर आप उठा सकते हैं। तो उसके लिए आज शुरुआत हो रही है। सारे मुल्क के अंदर कोई 50 एक जगह के ऊपर ये स्कीम्स लागू आज के दिन से हो रही है, लेकिन शुरुआत आज यहाँ श्रीनगर से जम्मू कश्मीर से होने जा रही है। सर, बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है, तो आप समझते हैं इस तरह की चीज़ों से बेरोजगारी की शरह में? देखो, जैसे ही यहाँ पर निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बाहर से आएंगे, रोज़गार ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे यहाँ पर माली हालत बेहतरीन होती है तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, और वो जब ही होगा जब यहाँ पर एक तो इंडस्ट्री लगे और टूरिज़्म एक बार दोबारा से खुल जाए। पिछले 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर कोविड आया था और लोगों को डर लगने लग गया था, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लोगों का रोकथाम हो गया था। लेकिन जैसे ही अब माहौल बेहतरीन हुआ है और जैसा कि आने के उपरांत मुझे मालूम चल रहा है अमन चैन यहाँ पर फिर से आने लगा है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी गुंजाइश है कि यहाँ पर लोग इन्वेस्टर फिर से दोबारा आएंगे। दुनिया की इकोनॉमिक हालत जो है वो बहुत ही ख़राब है और यूक्रेन और रशिया के वॉर से और भी ख़राब हो रही है, और अल्लाह जाने अगर ये वॉर चलता रहा तो मुश्किलात सारी दुनिया में फैलेंगी। कोशिश हम लोगों की भी है सबकी कि ये वॉर ख़त्म हो जाए और हम लोग तरक्की करें। उम्मीद तो हम सब पे है, सबसे बड़ी बात तो उम्मीद है, और उम्मीद हमने छोड़ी नहीं है कि ज़रूर इंशाअल्लाह हम लोग तरक्की करेंगे, लोगों की मुश्किलात दूर होंगे। बेकारी बहुत है, पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां बेकार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों से बेकारी को कुछ ख़त्म करने की रास्ता मिलेगा, और आगे आगे देखिए, अभी बहुत काम करना है, अभी तो शुरुआत है। निवेशक सम्मेलन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किरण रिजिजू के बयान पर भड़क गए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इतिहास ये साबित करेगा कि कौन हीरो था। हमें जो कुछ मिला है वो नेहरू की वजह से मिला। किरण रिजिजू को अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, किरण रिजिजू का कल का बयान, नेहरू ने गलती की, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बिठा दिया, इस पे जवाब देना है। मुझे कोई जवाब शेख साहब मुझे जवाब नहीं, शेख साहब के बदले तो देंगे। बेवकूफ़ों का जवाब नहीं दिया जाता। जी, दिल्ली में एक बात करते हैं, यहाँ दूसरी बात करते हैं। तो पहले से ये कहते हैं, नई बात है। मुंबई यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की अहम बैठक ताज होटल में चल रही है। इस मौके पर समिति के सदस्यों ने 26/11 हमले को याद किया। उन्होंने 26/11 स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमने 26/11 हमले के मास्टरमाइंड और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। इस स्थल पर यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति का एक साथ आना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। Terrorism is a serious threat to international peace and security, indeed to the entire humanity. We have heard the voices of its victims today. Even as the Mumbai terrorist attacks were unfolding in November 2008, the UN Security Council met and in one voice condemned this act of cross-border terrorism and said, I quote, "The members of the Council underline the need to bring perpetrators, organizers, financiers and sponsors of these reprehensible acts of terrorism to justice and urged all states to cooperate with Indian authorities in this regard. All acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation." Now, in another month, we will be observing the 14th anniversary of these ghastly attacks on Mumbai in November 2008. While one of the terrorists was captured alive, prosecuted and convicted by the highest court in India, the key conspirators and planners of the 26/11 attacks continue to remain protected and unpunished. When it comes to proscribing some of these terrorists, the Security Council has regrettably been unable to act
in some cases, because of political considerations. This undermines our collective credibility and our collective interests.